खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 11 साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगा। चलिए डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम 11 साइंस में बात करें तो जामिया में जो है टोटल सीनियर सेकेंडरी में 40 सीट्स है बॉयज़ के लिए, और वही अगर हम गर्ल्स अगेन अगर बॉयज़ में सैयद आबिद में बात करें तो 70 सीट्स है। मतलब ये कि टोटल 100 सीट्स हैं जो बॉयज़ के लिए हैं, और जिसमें 40 सीट जो है वो सीनियर सेकेंडरी में है और सैयद आबिद में जो 70 सीट्स है। इसका मतलब ये है कि सीनियर सेकेंडरी में फ़ी कम लगते हैं और सैयद आबिद में फ़ी ज़्यादा लगता है, ये फ़र्क है। फैसिलिटी ऑलमोस्ट दोनों के लिए कॉमन है, कोई अलग नहीं है, और दोनों को हॉस्टल्स मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का यहाँ पे देखें तो 20 सीट जो है वो सीनियर सेकेंडरी में और 30 सीट जो है वो भी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आता है। और सेल्फ फाइनेंस मतलब ये कि इसमें फ़ीस ज़्यादा लगते हैं, बस यही फ़र्क है, और इसमें आपको कम लगते हैं। लेकिन याद है कि रखें कि फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको फर्स्ट चॉइस पे सीनियर सेकेंडरी रखना है और सेकंड चॉइस पे सैयद आबिद रखना है, ठीक। ये हो गया आपका। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था। देखिए फॉर्म आपके कभी भी आ सकते हैं, और फॉर्म नॉर्मली जामिया के स्कूल का फॉर्म पहले आता है, तो हो सकता है कि मिड अप्रैल या एंड अप्रैल के आसपास में आपके फॉर्म आ जाएंगे। वही इनके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई से पहले नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी 10th का जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो आपके पूरे मई जाने वाला है, इस वजह से तो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद ही होंगे सारी चीज़ें। अब इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 11 साइंस में एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट आपने जहाँ कहीं से भी 10th करा है, एटलीस्ट जो है आपका 61% होना चाहिए। अगर है देन आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है देन आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, अगर उससे कम होता है तो। इसके साथ ही इन्होंने ये भी रखा है कि 61% तो होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में एटलीस्ट जो है 41% होना चाहिए, और साथ ही आपका साइंस भी चेक किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी ऐड कर दें कि आपका जैसे सपोज आपने 10th करा है, लेकिन आपका साइंस में मार्क्स चेक किया जाए कि 61% से ज़्यादा है, यानी ये भी चेक किया जाएगा। और बाकी इंग्लिश में मतलब देखिए साइंस के हिसाब से एटलीस्ट 60 होना चाहिए मिनिमम, उससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा बाकी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट जो है 41% सब में आप मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम होता है देन आप एलिजिबल नहीं है। तो दो चीज़ें चेक किया जाएगा, एक तो ये कि साइंस में एटलीस्ट 61 और बाकी में मिनिमम 41 मार्क्स, मैक्सिमम जितना भी हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हो गया आपका वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपके एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो होते हैं इनके आपके दिल्ली में ही होता है, जामिया में ही ऑलमोस्ट होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम वीडियो आ जाएगी कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा या क्या ऐसे आपको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया में सेलेक्ट करना होगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे और भी रिजर्वेशन है, जैसे एनआरआई स्टूडेंट्स का भी है, जिनके पास स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। बाकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो भी एडमिशन के टाइम में वो भी सारा मेंशन है। तो ये सारी जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया। बाकी हम आपको इसमें सिलेबस दिखाएंगे। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि देखिए इनके जो सेंटर जो होते हैं ना वो दिल्ली में ही होते हैं, कहीं आपको होम सेंटर नहीं मिलता है इनका। इसके अलावा 11 साइंस में अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देख लीजिए ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश से पूछे जाएंगे, जीके से 10 मार्क्स के, और फिजिक्स से 15 मार्क्स, केमिस्ट्री का 15 मार्क्स एंड मैथ्स से 20 मार्क्स, और बायोलॉजी से 15 मार्क्स। तो टोटल देखा जाए तो मैथ्स और साइंस से जो हो रहा है वो 65 के आसपास हो जा रहा है, और 35 जो हो जा रहा है इंग्लिश एंड जीके से। ये आपका सिलेबस रहेगा। इस मतलब इस टाइप से ही आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे आपके एमसीक्यू रहेंगे, कोई थ्योरी बेस्ड नहीं रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, आपको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे, एक तो ये कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है स्कूल वाला में, तो आप 100 में 100 सोल्व करिए, अगर गलत होता है तो भी सोल्व करिए, सही होता है तो भी सोल्व करिए। फिर जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस पे ही आपके रिजल्ट बनेंगे, एंड देन आपको एडमिशन मिलेगा। जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका सेलेक्टेड लिस्ट आ जाता है, उनको पता चल पाता है कि हाँ भाई हमारा लिस्ट में नाम गया, एंड देन उसको एडमिशन लेना पड़ता है। कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एडमिशन चार्जेस वो। सो अब जो आते हैं हम आपके सिलेबस पे, एक बात और ऐड कर दें, इनके कोई सिलेबस चेंज नहीं होता है। आपको बस ये कि मैंने ऑलरेडी जो है इसके 4 to 5 ईयर का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 11 साइंस का पेपर मैंने अपलोड कर रखा है सॉल्यूशन के साथ, उसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही ये भी यहाँ पे ऐड कर दें, इंग्लिश में अगर सिलेबस की बात करें आपका तो देखिएगा इंग्लिश में ये 4 टॉपिक से पूछेंगे जो कि आपके 25 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा ये जैसे यहाँ पे 11 साइंस में देखा जाए तो आपका केमिस्ट्री, जैसे मैंने कहा था, एक बात अच्छी बात यह कि इनके ज़्यादातर जो सिलेबस है वो 10th बेस है, यानी कि आपको 9th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10th को अच्छे से अगर पढ़कर जाएंगे बहुत अच्छे से तो आपका पूरा चांस है कि सिलेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि ये केमिस्ट्री का पार्ट रहा, इसके अलावा यहाँ से बायोलॉजी का पार्ट रहा,
एंड देन इसके बाद जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कुछ, अब इसके बाद यहाँ से मैथ्स का मतलब फिजिक्स का पार्ट है इन्वायरमेंटल से देखें तो। इसके बाद यहाँ से नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स जो कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साइंस से अगर देखा जाए तो टोटल आपके 45 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे साइंस में। अब इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स का हो गया, एंड बाकी जो है मैंने आपको जीके को लेकर आपके क्वेरीज होंगे, तो जीके को लेकर आपको कैसे तैयारी करना है। सिंपली जो है आपको मतलब जो क्वेश्चन अब तक पूछा है करंट अफेयर के हिसाब से या करंट में क्या चल रहा है उस हिसाब से आपको जीके की तैयारी करना है। ज़्यादा आपको डीप में या इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो अब तक पूछा है उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। आप अगर कहें सर इसमें सही से कैसे तैयारी की जाए, सोर्सेज की क्या फॉलो करें, सबसे पहले तो ये कि एनसीईआरटी को कम से कम 8-10 बार आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी। इसके अलावा कोई भी हेल्प बुक या कोई भी गाइड, हेल्प बुक का लिए या गाइड का लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन गाइड बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। हाँ ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, पूछ क्या रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो ये चीज़ होगा। इसमें आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के साथ साथ कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड को बुक फॉलो करिए। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो आर डी शर्मा का फॉलो कर सकते हैं, साइंस की बात करें तो एस चंद के साथ साथ कोई और दूसरी बुक, क्योंकि एस चंद में कुछ बेसिक है, ज़्यादा उसमें मतलब हाई ऑर्डर का नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा हाई ऑर्डर पढ़ के देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर देखिएगा। इसके साथ ही थर्ड ये कि आपको जो भी ऑनलाइन सोर्सेस मिले उसको उससे रिवीजन करिए, उससे प्रैक्टिस करिए। ऑनलाइन सोर्सेज में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने करा भी है, यही कि आप जैसे चैप्टर वाइज जो है ना सपोर्टिव मटेरियल सर्च करिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका क्लास फर्स्ट मतलब 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सपोर्टिव मटेरियल सिंपली सर्च करेंगे तो जो मटेरियल आएगा उसके वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा एडवांस भी रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा, तो आराम से एक प्लस पॉइंट रहेगा, आपको सिलेक्शन मिलने का पूरी चांस रहेगा। बाद में कि इसमें कट ऑफ जो है वो आज के टाइम में 80+ रहते हैं जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए भी अराउंड 80+ के आसपास रह रहे हैं, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 75+। 11 साइंस की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाता है और आपसे जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी कि उसी हिसाब से तैयारी करें। बाद में कि बड़ा फाइनल है, आपको सबसे पहले मतलब ये कि सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया इसको सिलेबस को प्रिंट करा लीजिएगा, 4-5 पेज में हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिएगा दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक उठा लीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी एक बुक, गाइड अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि गाइड नहीं भी फॉलो करिए, आपके चॉइस होंगे। गाइड उतना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है कि कोई अच्छे स्टैंडर्ड के बुक खरीद लीजिए, बुक को अच्छे से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑनलाइन सोर्सेस या ऑनलाइन सर्च करके गूगल पे जैसे मान लीजिए एमसीक्यू सर्च कर लिए कि हाँ भाई इस चैप्टर से इसका एमसीक्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली कम से कम 3-4 वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से कम 200, 250, 300 के आसपास एमसीक्यू सोल्व कर सकते हैं। और जब ये सोल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली इसका आपको एंट्रेंस में फ़ायदा मिलेगा, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस पे, रिविजन पे। इस जैसे ही जब करेंगे इस बेस पे आपका सिलेक्शन मिलने के पूरे चांस होंगे। बाकी मैं यही कहूँगा, फॉर्म को लेकर अपडेटेड रहिए, फॉर्म को लेकर पैनिक मत होइए, आप तैयारी सबसे पहले करिए, तैयारी हो जाने के बाद सारी चीज़ें हो जाएगा। फॉर्म अगर आता भी है तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम मिल जाता है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके एंट्रेंस के प्रिपरेशन पे। रहा सवाल एंट्रेंस एग्जाम का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई से पहले होने का नहीं है, ऐसे में आपके पास 3 मंथ्स है जो कि सफिशिएंट आपके लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा, और आने वाले अपडेट्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।